ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर होने वाले हैं इसमें, ठीक है। पूरे सबको देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। ये आपके जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार किसको है, क्या है? एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक कानूनी और विधिक अधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हमें मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? वो एक कानूनी अधिकार है और विधिक अधिकार है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है 18 वर्ष की आयु में पूर्ण करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, यदि उसे किसी विधिक द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया गया, अर्थात संविधान मतदान करने वाले लोगों को परिभाषित करता है, न कि उनके अधिकारों को, ठीक है। भारत के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 1951 की 62(1) के में प्रदान किया गया था। इस प्रकार मतदाता करने वाले निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। 326 आर्टिकल 326 में दिया गया है कि वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे सकता है 18 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद। बस एक्सेप्शनल ये हो कि इसे किसी विधिक संस्था द्वारा डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। और दूसरा जो अधिकार ये विधिक अधिकार है, ये लोक धारा अधिकार प्रतिनिधित्व जो धारा अधिनियम 1951 का था उसके तहत उसको विधिक अधिकार भी प्राप्त है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 325 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र बड़ा होता है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन ये है, इसमें कौन सा है? तो जो लद्दाख है वो आपका बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये उस समय बड़ा था जब ये किताब बनी हुई थी, और ये अभी अब बड़ा नहीं है, ठीक है। अभी फिर भी एक्सप्लेनेशन का देख लेते हैं। भारत में संसदीय चुनावों के क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख राज्य क्षेत्र सबसे बड़ा वर्ग किलोमीटर है, जबकि चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है सबसे छोटा छोटा चुनाव क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं की संख्या के आधार पर मलकागजी तेलंगाना सबसे बड़ा मतदाता है और लक्षद्वीप सबसे छोटा मतदाता चुनाव क्षेत्र था, ठीक है। और जब से लद्दाख और को अलग किया गया है तब से जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो तेलंगाना का है वो सबसे बड़ा है, जो मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह कौन होता है जो कुल वैध मतों से 6% प्राप्त करता है? तो 4 या अधिक राज्यों में होता है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु कुछ अर्हताएँ हैं, उसे एक बार देख लेते हैं। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले और साथ में एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त कर ले तो उसे वैध माना जाता है, ठीक है। 4 राज्यों में 6% और उसको प्राप्त हो, ठीक है, और कम से कम 4 लोकसभा में 1 सीट उसे प्राप्त हो तो माना जाता है वैध दल। यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त हुई हो, ठीक है, साथ में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की लगभग 2% सीटें प्राप्त हुई हों। यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो भी ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व सरकार के अभिव्यक्ति करता है? तो
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र करता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रतिनिधित्व सरकार को अव्यक्त करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो जनता और विधि द्वारा निर्माण शासन व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने कार्य करता है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित होता है? तो ये आपका 1985 में पारित होता है। ठीक है ना, 1985 में। 85 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया था। साथ में ही संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़कर दल परिवर्तन के आधार पर नियरता के विषय में उपबंध किए गए थे। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तित करके यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह बनाकर दल का विभाजन कर देते हैं तो इस स्थिति में वे सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1985 में 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत दल बदल कानून को निर्माण होता है और साथ में ही इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ देते हैं। फिर बाद में 1991 जो संशोधन होता है उस अधिनियम में 10वीं अनुसूची में परिवर्तित करके यह प्रावधान कर दिया जाता है कि अगर किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह बनाकर किसी दल में विभाजन कर देते हैं तो इस स्थिति में वह सदस्य को दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक नेता जाता है तो उसे मानते हैं, अगर उसके 2/3, ठीक है, 2/3 चले जाते हैं तो वो नहीं माना, दल बदल की श्रेणी में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, क्या पूछा? नहीं आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उनका चुनाव अलग प्रक्रिया से होता है। देखते हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडलों के लिए होने वाले चुनाव करवाता है, जबकि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नहीं कराते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 324 से 332 तक इसका वर्णन मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन के आयोग के इलेक्शन कमीशन के स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावलियाँ तैयार करता है और साथ में ही सभी निर्वाचन का अधीक्षण मतलब सुपरिटेंडेंट्स भी होता है और डायरेक्शन भी नियंत्रण कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 325 में मतदाता न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब बनता नहीं है जब सामने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन मतदाताओं की सूची न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कथन सी सत्य है, परंतु छोटे राज्यों के चुनावी अधिकतम सीमा निम्नवत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप और पुडुचेरी लोकसभा में 54 लाख रुपए होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या था यहाँ पे? कोई उम्मीदवार लोकसभा में 77 लाख रुपए, हाँ, राज्य तथा विधानसभा में 30.8 लाख रुपए बड़े राज्य तक व्यय कर सकता है। तो ये तीसरा सही है, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और यहाँ पर 54 लाख होता है इन क्षेत्रों में। और साथ में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में विधानसभा में लगभग 20 लाख रुपए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इलेक्शन कमीशन का सारा खत्म होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।